let's go. It's gonna be a show. Don't act like you don't know. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल केम बायो स्टडी बूस्टर में। दोस्तों, आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी के विषय में अगर इंटरेस्ट रखते हैं यानी रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी बायोलॉजी की दुनिया से जुड़े कुछ 10 रोचक तथ्यों के बारे में। आज एक बार फिर से आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ 10 बायोलॉजी फैक्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फैक्ट नंबर 1 डाल देता हूं मैं। फैक्ट नंबर 1। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल यानी अरस्तु। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी यानी कौन थे? थियोफेस्टस, अरस्तु के शिष्य। ठीक है, तो दोस्तों फैक्ट नंबर 1, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, देखिए माइक्रो का मतलब यहां पर क्या हो गया? सूक्ष्म। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है दोस्तों? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। मैं हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो इनको सूक्ष्म विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो सूक्ष्म विज्ञान का पिता इनको इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी जीव रह सकते हैं जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते पर वास्तव में उनका अस्तित्व है, वो होते हैं। ठीक है, अब इस चीज की खोज कैसे हुई थी? ये अचानक से एक दिन क्या हुआ था, ये कोई शीशे में अपना चेहरा वगैरह कुछ देख रहे होंगे। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ी सी अपने दांत की छीलन उसको लेके देखा और फिर उसको स्लाइड में रखने के पश्चात यानी माइक्रोस्कोप में स्लाइड पर रखने के पश्चात इन्होंने पाया कि कुछ ऐसे इस दुनिया में जीव मौजूद हैं जो हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं देते पर वास्तव में उनका अस्तित्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। पिछली वीडियो में हमने बताया था फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल यानी अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? थियोफेस्टस। ठीक है दोस्तों, तो आज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है दोस्तों, फैक्ट नंबर 2 मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल यानी हमारे जो शरीर में पाए जाते हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, तो उनका जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 120 दिन यानी 120 डेज। 120 दिन के बाद हमारे शरीर का जो पुराना ब्लड होता है वो धीरे 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 नष्ट होने लगता है और जो नया ब्लड है वो उसकी जगह लेने लगता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 120 दिन के बाद पुराने ब्लड की जगह नया ब्लड ले लेता है दोस्तों। ठीक है, प्रोडक्शन हो जाता है 120 दिन के बाद नए ब्लड का। ठीक है, और WBC की बात करें यहाँ पे साथ ही साथ थोड़ा सा ऐड कर देता हूं मैं इस चीज को, तो उसका कार्यकाल है 2 से 5 दिन। ठीक है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का 120 दिन और WBC का 2 से 5 दिन। ठीक है दोस्तों, अगले फैक्ट की ओर चलते हैं हम। फैक्ट नंबर 3। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम लोग अपने मस्तिष्क का लगभग यानी एक सिंगल व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति है जो भी इस दुनिया में है वो मनुष्य अपने मस्तिष्क का 5 से 6% हिस्सा ही इस्तेमाल करता है। यानी हम अपने दिमाग का 5 से 6% इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर पाते उसका यूज। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बाद में था,
और बड़ा बड़ा ब्रिलियंट व्यक्ति था। ठीक है, कौन था? एल्बर्ट आइंस्टाइन, नाम सुना होगा सभी ने। ठीक है, तो उनके केस में थोड़ा सा अलग एक्सेप्शनल केस था, यानी अपवाद था। तो उनका जो माइंड था, ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या हुआ, वो 7 से 8% इस्तेमाल करते थे अपने दिमाग का, यानी विशेषज्ञों ने ये पाया। ठीक है, कि उन्होंने ये पाया कि ये व्यक्ति इतना जीनियस क्यों है, पता लगा उस चीज का। तो जो पाया गया उन्होंने कि ये व्यक्ति 7 से 8% इस्तेमाल करते थे अपने, और वो शायद दुनिया में इकलौते हुए ऐसे। ठीक है, एक नॉर्मल व्यक्ति 5 से 6% ही इस्तेमाल करता है अपने मस्तिष्क का। ठीक है दोस्तों, तो अगले फैक्ट की ओर चलते हैं हम अपना फैक्ट नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का फिजिक्स में बहुत बड़ा योगदान है, आप सभी पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे, बहुत सारे नियम वगैरह दिए थे फिजिक्स को। एक बहुत ही उनका मशहूर समीकरण है E बराबर mc²। ठीक है, ये हमारा विषय नहीं है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करते, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं बाद में। तो फैक्ट नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फैक्ट नंबर 4 में आप देखेंगे कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, ग्रंथि का मतलब दोस्तों ग्लैंड, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। ठीक है, तो किसको पाया जाता है? हमारे यकृत को। ठीक है, यकृत मतलब लीवर। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी लीवर को मान के चलते हैं। और यहाँ पर जब बड़ी हो रही है तो मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। अब छोटी की भी बात कर लेते हैं। अब छोटी कौन है? तो छोटी पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, एक चीज थोड़ी सी और ऐड करना चाहूंगा, तो वो कौन सा है? सभी को पता होगी, स्किन। ठीक है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा पार्ट स्किन को बोला जाता है। ठीक है, फैक्ट नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो कुछ फैक्ट इसमें से आपको हो सकता है पहले ही ऑलरेडी पता हो, कुछ नई जानकारी उनको मिलेंगे आप सभी को। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो आप अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था। तो नंबर 5, फैक्ट नंबर 5। तो दोस्तों आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारे विश्व में कोई भी व्यक्ति, वन एंड ओनली सिंगल पर्सन, आप किसी को भी उठा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का मेरा मतलब है हेल्थी। ठीक है, हमारे विश्व में कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, हेल्थी नहीं कह सकते उसको। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं उस बात को, अकॉर्डिंग टू द WHO। WHO आप जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी जो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, तो WHO के अनुसार इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हेल्थी नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार एक हेल्थी पर्सन उसी को कहा जाएगा जो सोशली, मेंटली, प्लस लगा देता हूं, मेंटली प्लस फिजिकली फिट होगा। ठीक है दोस्तों, सोशली मतलब सामाजिक तौर पर, मेंटली यानी मानसिक तौर पर, और फिजिकली यानी शारीरिक तौर पर। जो तीनों रूप से कोई व्यक्ति फिट होगा, स्वस्थ होगा, हम उसी को एक स्वस्थ मनुष्य मान के चलेंगे। अगर इन तीनों पैरामीटर्स पे नहीं उतरता है तो नहीं है, और इस हिसाब से कोई भी विश्व में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तीनों पैरामीटर्स पे उतर जाए। अगर मेंटली और फिजिकली आप ठीक हो तो सोशली नहीं हो, सोशली और मेंटली ठीक हो तो फिजिकली नहीं हो, यानी कोई ना कोई गड़बड़ी है ही है। ठीक है, तो सिंगल पर्सन यानी कोई भी विश्व में हेल्थी पर्सन नहीं है, अकॉर्डिंग टू द WHO। ठीक है दोस्तों, अगले फैक्ट की ओर चलते हैं हम अपना फैक्ट नंबर 6। फैक्ट नंबर 6। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर बायोलॉजी की बात होती है, आप आगे चल के पढ़ेंगे, बायोलॉजी में क्लासिफिकेशंस भी आएंगे। क्लासिफिकेशंस मतलब वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, किस तरह की उनकी कैटेगरी में बांटा गया है, किस तरह का
आपको उनमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फादर ऑफ द टेक्सोनोमी, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का पिता या जनक। ठीक है, या टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी यानी नाम पद्धति। ठीक है, तो ये कौन से, कार्लोस लीनियस। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, कार्लोस लीनियस। ठीक है, वर्गीकरण का पिता या जनक या द्विनाम पद्धति, आपको हिंदी में ये अच्छा रहेगा थोड़ा सा, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के जो जनक थे वो किसको कहा जाता है, कार्लोस लीनियस को कहा जाता है दोस्तों। अब ये द्विनाम पद्धति होती क्या, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूं, आपको अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक है, तो हल्का सा ऐड कर देता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे नाम तो कुछ और होते हैं, जनरली हमारा नाम जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे प्याज को उठा के देखते हैं, ऑनियन, ऑनियन मींस प्याज। ठीक है, तो ये जो प्याज है ये कॉमन नेम है। ठीक है, कॉमन नेम है जैसा कि हम सभी बोलते हैं, लेकिन असलियत में प्याज को कुछ और भी बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में। ठीक है, जैसे कि एलियम कैपा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया और ये हो गया कॉमन नेम। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से जब ये डबल डबल नाम होते हैं तो कंफ्यूजन सी होती थी पहले विशेषज्ञों को। तो इसी चीज का हल निकालने के लिए कार्लोस लीनियस ने क्या किया कि द्विनाम पद्धति को इजाद किया। इसके अनुसार दो नामों को आपस में जोड़ा गया, जो पहला नाम जो होगा वो उनके वंश को दर्शाएगा और दूसरा नाम उनकी प्रजाति को। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य, मनुष्य को क्या बोलते हैं, ह्यूमन, सभी को पता है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, होमो का मतलब यानी मनुष्य, जो इसके वंश को दर्शाता है। ठीक है, और सैपियंस का मतलब हो गया जो इसकी प्रजाति को दर्शाता है। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति, होमो सैपियंस, तो ये सब द्विनाम पद्धति का आविष्कार किसने किया था, कार्लोस लीनियस। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, फैक्ट नंबर 7। ठीक है, तो फैक्ट नंबर 7 है दोस्तों, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व होता है। ठीक है, तो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है दोस्तों, ऑक्सीजन, O2। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो हमारे शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है, अबाउट 65%। ठीक है, तो 65% ऑक्सीजन हमारे शरीर में पाई जाती है। यहाँ पर एक दो चीज और है, मैं इन्हें ऐड कर देता हूँ, Ca = 2%। ठीक है, P, फास्फोरस भी पाया जाता है। ठीक है, तो फास्फोरस जो होता है 1% के लगभग पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आयरन जोड़ देता हूँ, तो आयरन जो होता है वो 0.004% पाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी हमारे शरीर में पाए जाते हैं। जैसे कल जो वीडियो थी आपने जो पिछली वाली देखी होगी, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में हल्का फुल्का जानकारी दी थी गई थी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होती है, यानी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हमारे शरीर में कौन सा हो गया, ऑक्सीजन, O2 65%। ठीक है दोस्तों, अब फैक्ट नंबर 8। फैक्ट नंबर 8 है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी इकाई किसको माना गया है दोस्तों, कोशिका। कोशिका, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, कोशिका। ठीक है, कोशिका को इंग्लिश में मतलब सेल। ठीक है, तो सेल
सेलों से मिलकर क्या बने होते हैं? ऊतक। ऊतक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, ऊतकों से मिलकर बने अंग और अंगों से मिलकर बना आपका शरीर। ठीक है, अंग यानी कि ऑर्गन्स और शरीर यानी बॉडी। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप देख के चलें तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल को माना गया है दोस्तों। ठीक है, तो सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। आगे चलते हैं। फैक्ट नंबर 9। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो तीखा होता है वो कोई स्वाद नहीं होता, यानी कोई टेस्ट नहीं होता। हम तीखे को टेस्ट मान के चलते हैं, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, लेकिन तीखा कोई आप वास्तविक कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, अब ये तीखापन या तीखा ये कोई टेस्ट नहीं होता है, हम इसको टेस्ट नहीं कह सकते, मान के चलते हैं, लेकिन टेस्ट होता नहीं है। अब ये तीखा होता क्या है? ये तीखा एक प्रकार से जलन होती है। ठीक है दोस्तों, ये तीखापन क्या होता है? जलन की एक अनुभूति होती है, जलन की अनुभूति। ठीक है, अब ये किसके कारण होती है? ये कैप्सिन के कारण होती है। कैप्सिन यौगिक यानी कैप्सिन कंपाउंड की वजह से होती है। जो मिर्च होती है उसमें कैप्सिन कंपाउंड पाया जाता है, यानी कैप्सिन यौगिक, जिसके कारण हमें ये जलन की अनुभूति होती है। ठीक है दोस्तों, तो इतना क्लियर हुआ आप सभी को कि जो तीखा होता है वो कोई टेस्ट नहीं होता, मान के चलते हैं टेस्ट है, लेकिन टेस्ट होता नहीं है। वो क्या होता है? एक जलन की अनुभूति होती है, जो किसके कारण होती है? कैप्सिन कंपाउंड यानी कैप्सिन यौगिक के कारण होती है, जो मिर्च में मौजूद होता है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि दुनिया का सबसे तीखा मिर्च कौन सा है? भोट। ठीक है, भोट दुनिया का सबसे तीखा मिर्च है। अब ये कहां पे पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है आपका असम राज्य, भारत में। ठीक है, तो भारत के असम राज्य में पाया जाता है ये वाला जो मिर्च है, ये वाली वेराइटी का, और वहां से ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सप्लाई होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, असम एक चीज और के लिए मशहूर है, चाय के लिए। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपका अंतिम फैक्ट नंबर 10। आज का लास्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहां पर होता है दोस्तों? आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता तो देख लीजिए। बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ठीक है, तो हमारे शरीर में रक्त का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है ना। ठीक है, तो यानी महिलाओं और पुरुष दोनों में, लेकिन महिलाओं में एक एक्सेप्शनल केस है, यानी अपवाद है एक चीज के, कि जब उनकी फ्यूटल स्टेज होती है। फ्यूटल स्टेज का मतलब हो गया भ्रूणीयावस्था, फ्यूटल स्टेज। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था, भ्रूणीय अवस्था का में यहाँ पर मतलब है प्रेगनेंसी के दौरान, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, यानी प्रेगनेंसी के दौरान उनके शरीर में ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है? लीवर में। ठीक है, महिलाओं के केस में ये ऐसा होता है, पुरुषों के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आमतौर पर जो रक्त का जो निर्माण होता है वो कहां पे होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। ठीक है, लेकिन महिलाओं के केस में क्या होता है? फ्यूटल स्टेज में, जब महिलाएं क्या होती है? गर्भवती होती हैं, तो जो रक्त का निर्माण होता है उनके शरीर में वो कहां पर होता है? लीवर में। लीवर का मतलब यकृत में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है, आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।